नमस्कार दोस्तों, 22 मई की डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। क्वेश्चन विद फुल डिटेल आंसर यहाँ पे आपको बताए जाएंगे, जहाँ पर आपको रटना नहीं बल्कि क्वेश्चन को समझना होता है और समझ करके आप आंसर दे सकते हो। चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी और आप मेरे वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को रोग को नई 19 मई 2022 को महामारी घोषित कर दिया है। तो ब्लैक फंगस जो कि आपको रिसेंटली आपको पता चल रहा होगा कि एक जो कोरोना पेशेंट है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोग की इसकी जो भी कोरोना के मरीज रह चुके हैं या फिर हैं, उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। अब महामारी घोषित करने से क्या होगा? महामारी जिस भी बीमारी को घोषित कर दिया जाता है तो उस बीमारी से होने वाले जितनी भी इंसिडेंट होती हैं, चाहे जितने लोग उससे ठीक हुए हों, उसके पीड़ित रहे हों या फिर जिनकी भी जानें चली गई हो, उसकी क्या प्रोसीजर ये हो, किस वजह क्या थी, क्या उनकी पहले बीमारी थी, अभी रिसेंट में क्या उनका डिटेल है, ये सारी की सारी डिटेल को कलेक्ट किया जाएगा और उसको एक्चुअली एक मैप तैयार किया जाएगा ताकि पता चल सके कि ब्लैक फंगस जो है वो कितना ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाता है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने इसको एक तरीके से महामारी घोषित कर दिया है। ऐसा बताया, विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो बीमारी है ज़्यादातर उन लोगों को परेशान कर रही है जो मधुमेह के रोगी रह चुके हैं। मधुमेह की बीमारी वो लोग होती है जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली आपने देखा होगा तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा खतरा बनी हुई है। ऐसे में जिन लोगों को भी ये ब्लैक फंगस की बीमारी हो जा रही है तो उनकी आंखों की रोशनी जाने की संभावना बढ़ जा रही है और कुछ लोगों की जबड़े तक को निकालना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी ज़्यादा भयावह हो गया है कि एक तो कोरोना का इतना ज़्यादा मार हो चुका है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है और ऐसे में ये ब्लैक फंगस जो कि इंसानों की लाइफ के साथ बिल्कुल ही खिलवाड़ कर रहा है। इंडिया में बात करें तो ऐसे कौन-कौन से स्टेट है जहाँ पर ब्लैक फंगस अपना मतलब एक तरीके से प्रभाव दिखा रहा है, तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ-साथ यहाँ पर कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, इन सभी जगहों पे ब्लैक फंगस को के इन्फेक्शन को देखने को मिला है। ये इन्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो कोरोना के पेशेंट रहे हैं, जो ठीक होकर के वापस आए हुए हैं, उनके अंदर ये देखने को मिला है। तो ऐसे में ये बीमारी के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है और किस तरीके से आप अपने आप को सेव करें, ये भी ज़रूरी होता है। तो ब्लैक फंगस के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है। इस आई बटन पे आप क्लिक करिए, वहाँ पर मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। ब्लैक फंगस के बारे में पूरी डिटेल वहाँ पे आपको मिलेगी। आप उसे जान पाएँगे कि कितना ज़्यादा ये हार्मफुल है, किस तरीके से ये हमको इफ़ेक्ट करता है और किस तरीके से हम अपनी इसको बचाव कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैंने वहाँ पे दे रखी है, तो आप उसे ज़रूर इस वीडियो के लास्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान हमारे इंडिया का एरिया वाइज़ सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान जो है इंडिया के पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। राजस्थान की जो बात करें फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन था 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, यानी कि इसकी राजधानी जयपुर है। कुल जिलों की संख्या 33 है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर जयपुर है ना, नागपुर, ये सारे के सारे जो जिले हैं वो राजस्थान में हैं और ये कुल 33 हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 200 है। लोकसभा में सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 है। इन सीटों की संख्या को याद रखना जरूरी होता है क्योंकि रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एमटीएस, एसएससी के जो भी पेपर होते हैं, जैसे कि एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया या सीजीएल हो गया, इसके अलावा पीसीएस के जो पेपर होते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, तो वहां पर ये डिटेल आपसे जरूर पूछे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो। इसके अलावा नंबर ऑफ लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, तो ये पूछा ही जाता है। एसएससी का काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन ये हो चुका है। रिसेंट के एग्जाम में मैंने ये भी देखा है कि मुख्यमंत्री और गवर्नर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अपने वीडियो में इन चीज़ों को इंक्लूड किया है एज अ जीके पर्सपेक्टिव। ये करंट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, हालांकि बहुत जल्दी तो नहीं होते लेकिन होते हैं। तो ऐसे में आपको अपडेट रहना जरूरी है। सीटों की संख्या आप जरूर लर्न कर लेंगे
और इस तरीके से अगर आप डेली मेरे साथ रिवीजन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में लर्न हो जाएंगी, और क्योंकि मैं इसे हर रोज ही लेकर के आता हूँ। इसके अलावा अगर आप इसे राइट करना चाहते हैं तो राइट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, तो आप उसे जाकर के वहां पे ले सकते हैं। राजस्थान की स्टेट मैमल की बात करें तो यहाँ पे कैमल होगा, चिंकारा है, इसके अलावा बर्ड गोदावन होती है, और नेशनल पार्क जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर दे रहे हो, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन का पेपर दे रहे हो, तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का, डेजर्ट और रणथंभौर यहाँ का नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मेट्रोलॉजी डे जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है, आपको आंसर करना है। तो आपको बता दें कि 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले यह 1875 में मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मीटर कन्वेंशन एक्चुअली था क्या। मीटर कन्वेंशन जो था वो इसलिए लाया गया था, जैसे कि आप एसआई यूनिट्स पढ़ते हैं, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एसआई यूनिट पढ़ते हैं। एसआई यूनिट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बेसिक जो लेंथ है, टाइम अमाउंट, या फिर टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी और मास की बात करें तो जो बेसिक यूनिट्स हैं इनकी एसआई यूनिट्स होती है, इनकी सीजीएस यूनिट भी होती हैं, लेकिन एसआई यूनिट काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है और उसके ऊपर ये डे मनाया जाता है। तो जो भी हमारे पास जैसे कि 7 बेसिक यूनिट होती हैं, जिसमें लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एम्पियर, और टेम्परेचर यानी कि तापमान का केल्विन होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, और मास का किलोग्राम होता है। तो ये जो बेसिक यूनिट्स होती हैं इनको सबसे पहली बार 1875 में यहाँ पर मीटर कन्वेंशन हुआ था, और जिसमें ये जो मीटर कन्वेंशन था वो 1875 में 20 मई को हुआ था, और वहाँ पर दुनिया के 17 देशों ने शामिल हुआ था पेरिस में, और ये मीटर कन्वेंशन को एग्जीक्यूट किया गया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डेराइव्ड यूनिट भी होती हैं, जो बेसिक यूनिट होती हैं उनका डेराइव्ड यूनिट भी होती हैं, क्योंकि डेराइव्ड यूनिट जो होती हैं वो बेसिक यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे में अगर आपको एरिया की यूनिट पता करनी है तो आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि एरिया इक्वल्स टू व्हाट। एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यानी कि लेंथ, और लेंथ यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, है ना, उसे हम m से डिनोट करते हैं, और ब्रेथ यानी वो भी लेंथ ही है तो उसका भी होता है मीटर। तो मीटर इंटू मीटर यानी अब उसका सिंबल जो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से डिराइव्ड यूनिट आप अपने क्लासेस में पढ़ते हो। वर्क और जूल एनर्जी की बात करें तो वर्क एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का जो यहाँ पर यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, आपने देखा होगा, लेकिन न्यूटन को हम जो डिराइव्ड यूनिट में बात करते हैं तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा, और ये यूनिट जो हो जाएगी वर्क या फिर एनर्जी की हो जाएगी। ऐसे में ये डिराइव्ड यूनिट होती है बहुत सारी, इतनी नहीं होती, मैंने तो बहुत कम लिखा हुआ है। यहाँ पे ये बहुत सारी होती हैं, इनको पढ़ा जाता है जब आप अगर आगे क्लासेस में पढ़ते हो तो। हालांकि जो डिराइव्ड यूनिट होती है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे रहे हो या फिर सीएचएसएल का, साइंस वाले टर्म में इसको पूछ दिया जाता है। तो ऐसे में आप इनको लर्न कर लो तो बेहतर होगा, आप इसको कहीं से भी सर्च करके लर्न कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसकी पूरा का पूरा जितने भी डिराइव्ड यूनिट और बेसिक यूनिट होती हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की उम्र में हो गया था? तो 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, ये हैं जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया जी का कोरोना की चपेट से निधन हो गया है। इनका जन्म 15 जनवरी 1932 में हुआ था, और 19 मई 2021 को इनका निधन हो गया था। जगन्नाथ पहाड़िया जी जो थे वो सिर्फ 13 महीने के लिए 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक मुख्यमंत्री रहे थे, और अपने इस छोटे से पीरियड में ही इन्होंने राजस्थान में शराबबंदी लागू कर दिया था। तो काफी अच्छा सराहनीय काम किया था जिसके लिए इनको जाना जाता है, और पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव रहे थे। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। अमर, असद उमर, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, शेख रशीद अहमद, या फिर मोहित यूसुफ। तो पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नियुक्त कर दिया है इमरान खान साहब ने भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका आंसर है वो है मोहित यूसुफ। मोहित यूसुफ जी अब बन चुके हैं पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बात करें 2019 के पहले की तो प्रधानमंत्री इमरान खान की ये स्पेशल एडवाइजर थे, ठीक है, लेकिन अब इनको एनएसए वहां पर नियुक्त कर दिया गया है।
इनकी स्टडी की बात करें तो इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पीएचडी की है। तो नॉलेज काफ़ी तगड़ी है इनकी, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि खिल जाए तो शायद रिलेशन भी अच्छे कर लेंगे। हालांकि हम पाकिस्तान की बात करें तो अपना बहुत ही प्यारा बच्चा पाकिस्तान, ठीक है, और अपना पड़ोसी है, काफ़ी शरारतें करता है। हालांकि भारत शरारतें माफ़ कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी रखता है अपना इंडिया, अपना प्यारा भारत ये रहा। और इस प्यारे भारत के वेस्ट में अब अगर आप देखते हो तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि इंडिया के कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की यहाँ पे कुल 5 प्रोविंसेज हैं। जैसे इंडिया में हमने 28 स्टेट पढ़ के रखे हैं, वैसे ही पाकिस्तान में यहाँ पे 5 प्रोविंसेज है। उन 5 प्रोविंस में जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वो है बलोचिस्तान। इसके अलावा पंजाब, सिंध और यहाँ पे है खैबर पख्तूनवा, गिलगित बाल्टिस्तान, और ये वाला जो ग्रीन आप देख रहे हो ये जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर, यहाँ के लोग इसे बोलते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इसलिए क्योंकि ये पहले इंडिया का पार्ट था और फाइनली इन्होंने उसे ऑक्यूपाई कर लिया था। और इनकी तरफ जो है, हमारी तरफ इसे कश्मीर और जम्मू कश्मीर बोलते हैं, और इनकी तरफ इसे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है। वैसे ही इंडिया में ये वाला जो पार्ट है उसको पाकिस्तान बोलते हैं, और सॉरी पंजाब बोलते हैं, और इनके यहाँ भी यहाँ पे पंजाब है। तो दोनों तरफ ही पंजाब है। पाकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे इस्लामाबाद है। पहले ये कराची रखा करते थे लेकिन अब इस्लामाबाद हो गया है। इंडिया के नज़दीक आना चाहते थे इसलिए इन्होंने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे एक और चीज़ है जो बालोचिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान का सबसे ही ज़्यादा, एक तरीके से मिनरल्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। बस सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका भी यही है। बालोचिस्तान के जो लोग हैं वो बार बार स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान से अलग होने के लिए। अगर ये इलाका पाकिस्तान से अलग हो गया तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान की हालत कितनी ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसके जितने भी मिनरल्स और इंडस्ट्रीज होती हैं, वो मिनरल्स की बात करें, कोल माइंस की बात करें तो ये ज़्यादातर यहाँ पर ही है। और बलोचिस्तान में आप चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाता। इवन दैट यहाँ पर हॉस्पिटल्स और बात करें अच्छे स्कूल्स की तो यहाँ पर कुछ ऐसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती है लोगों की। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की हिस्ट्री को और भी ज़्यादा नज़दीक से देखने के लिए हमने लाया है आपके लिए ये मैप, और जिसमें आप देख सकते हो कि इंडिया जो पाकिस्तान है उसको काउंटर करने के लिए, इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अपना एक नया रास्ता यहाँ पे बना चुका है। एक्चुअली इंडिया को अगर मिडल ईस्ट में जाना होता है, जैसे कि अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये जो मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हैं, उनके पास अगर बाई रोड जाना हो इंडिया को, या फिर अपने माल ढुलाई के लिए उनके साथ अपने रिश्ते बनाने हो, तो पाकिस्तान के ऊपर से जाने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ कंटिन्यू होता रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को काउंटर आउट करने के लिए इंडिया ने अपना एक यहाँ पे ईरान में एक अपना पोर्ट बनाया जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। ये चाबहार पोर्ट इंडिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ज़्यादातर पार्ट इसके विकसित किए जा चुके हैं, और इस रास्ते के थ्रू बाकी इंडिया का ये जो गुजरात का जो पोर्ट है जिसे कांडला पोर्ट बोलते हैं, और ये है मुंबई का पोर्ट। कांडला और मुंबई के रास्ते से इंडिया अपना सीप या फिर अपने जो भी हेल्प के लिए किसी कंट्री के लिए या फिर किसी भी तरह की चीज़ों को ले जाने और ले आने के लिए यहाँ पर चाबहार पोर्ट के रास्ते अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट में यहाँ पर सेंड किया जा सकता है। आपको बता दूं कि चाबहार से यहाँ पे जाहेदान, चाबहार से जाहेदान तक रेल लिंक यहाँ पर कनेक्ट की गई है, जिसके लिए इंडिया ने अपने यहाँ की इंडिया की कंपनी जो टर्बो एंड टी&सी है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर दिया गया है प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा जाहेदान से जरांज तक हाईवे बनाया गया है, और ये जो जारांज है वो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास में है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो पोर्ट आप पर्ल जैसा दिख रहा हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इसको बोलते हैं, जो कि इंडिया के द्वारा बनाया गया हाईवे अफगानिस्तान में है। और इस अफगानिस्तान के हाईवे से जारान से डेलाराम तक यहाँ पर इसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जो रोड है वो ऑलरेडी बना हुआ है, बस इनको ये वाली कनेक्टिविटी करनी है। तो जैसे ही ये वाली कनेक्टिविटी हो जाती है, एक्चुअली ये ऑलरेडी बना हुआ है, बस इसमें थोड़े डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया क्या करेगा, चाबहार से जाहेदान, जाहेदान से जरांज, जरान से डेलाराम, डेलाराम से कांडलहार और काबुल तक यहाँ पर अपनी पहुंच बन जाएगी। अफगानिस्तान अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उसको हेल्प प्रोवाइड करता है। इवन दैट अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसे इंडिया ने ही बनवाया है, और इंडिया ने वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स
ये और उनके जो स्कूल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने अफगानिस्तान में। इसलिए इंडिया जो है अफगानिस्तान को अपने फेवर में हमेशा ही रखता है। ऐसे में हम मिडल ईस्ट में अपनी पहुंच बना पाते हैं और पाकिस्तान को ईजिली काउंटर आउट कर पाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जो यहाँ पर एक और पोर्ट है जिसका नाम है ग्वादार पोर्ट, जो कि चाइना यहाँ पर ग्वादार पोर्ट बना रहा है और अपना सी पैक के थ्रू यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है कि चाइना यहाँ से इस रेल नेटवर्क के थ्रू इस ग्वादार पोर्ट को कनेक्ट कर देगा और पाकिस्तान के रास्ते वो सीधे के सीधे अरबियन सी में एंटर कर सकता है। तो इसको चाइना को भी काउंटर करने के लिए पोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पर गल्फ कंट्री जैसे कि ईरान, इराक, तेहरान, कतर, ये सारी कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को बनाने के लिए ये जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस रास्ते पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अपना प्रेजेंस यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में ये जो पोर्ट है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो डिटेलिंग है मैं अपने वीडियोस में हमेशा ही देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो सकते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ आपके नॉलेज के लिए, ताकि आप एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर के पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बल्कि उस करंट से रिलेटेड जो भी जीके हो सकते हैं उनको भी आप सॉल्व आउट कर सको। इसलिए मैंने बोला था ना कि यहाँ पे आपको रटना नहीं बल्कि समझना होता है और चीज़ों को अगर आप समझ के विथ डायग्राम अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ तो प्लीज़ मेंशन कर देना, थोड़ा स्लो कर लूँगा। ओके, चलो तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो 18 मई को हर साल मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने सबसे पहले इसको मनाने की बात कही थी और साल 1977 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इसका मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता पैदा हो और उसे घूमने या देखने के लिए लोग जाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, आपको पता होगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। कोविड के कारण के लॉकडाउन जो हुए हैं उसकी वजह से जो लोगों में नुकसान हुए हैं उस नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पर कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये है 1250 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा कर्नाटक सरकार ने कर दी है। तो 1250 करोड़ रुपए में वो उनका कहना है कि इससे जितने भी ऑटो रिक्शा हो गए, टैक्सी हो गए, मैक्सी कैब चालक हो गए, इन सबको 3000 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा 2,10,000 चालकों को फायदा यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो कारीगर निर्माण कार्य में जैसे कि बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो भी कारीगर काम करते हैं तो उन सभी को भी 3-3 हजार रुपए यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो नाई, धोबी, दर्जी, कबाड़ी, कुम्हार, मैकेनिक, घरेलू नौकर और चमड़ा उद्योग में लगे हुए जो मजदूर हैं उन सभी को भी यहाँ पर 2-2 हजार रुपए कर्नाटक सरकार देने वाली है। तो काफी ज्यादा सराहनीय कार्य कर्नाटक सरकार यहाँ पर लोगों के लिए कर रही है। ऐसे में दूसरे दूसरे राज्य के सरकारों को भी इसे सीखना चाहिए, क्योंकि लोगों की लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो रही है, खासकर वो लोग जिनका डेली का काम होता है, जो इसका डेली का कमाई होता है। बता दूं कि कर्नाटक जो है वो इंडिया का साउदर्न स्टेट है और ये जो है गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तमिलनाडु और केरला के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। कर्नाटक की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को स्टेटहुड की प्राप्ति हुई थी, मतलब स्टेटहुड बना था ये। और यहाँ पर कुल जिलों की संख्या बात करें डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पर 30 है। बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की और लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर यानी कि विधानसभा सीटों की संख्या 224 है। विधान परिषद यहाँ पे 75 है और लोकसभा 28 और राज्यसभा की संख्या 13 है। यहाँ पर आपने देखा कि विधान परिषद भी यहाँ पर है। भारत में कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है। एक्चुअली सभी राज्यों में विधान परिषद होता नहीं है। भारत में सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्यों में ही विधान परिषद होता है। जैसे कि अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। लोकसभा जो होती है अपर हाउस और राज्यसभा जो होती है लोअर हाउस और राज्यसभा जो होती है अपर हाउस होती है। वैसे ही यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है अपर हाउस और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो लोअर हाउस होती है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये 6 स्टेट जो कि कंपल्सरी नहीं होता है सभी स्टेटों में कि वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो रहे। फिलहाल आपको ये याद रखना होगा कि वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है। तो वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं बी.एस. येदियुरप्पा। गवर्नर वजुभाई वाला यानी कि राज्यपाल वजुभाई वाला है।
कर्नाटका के मैमल की बात करें तो इंडियन एलिफेंट, बर्ड इंडियन रोलर है, फ्लावर की बात करें तो लोटस है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क यहाँ का कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, बांदीपुरा और आंसी यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क आप जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में इसे पूछा जाता है। माली की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? माली जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ के दोबारा से चुने जाने वाले प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताना है। तो वो कौन थे? तो माली के जो दोबारा चुने जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं मोक्टर ओवने। मोक्टर ओवने को दोबारा से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एक्चुअली जो ये हैं इनको इब्राहिम बाबर कीता को हटाने के बाद 20 अगस्त 2020 में इनको कार्यवाहक सरकार प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। फाइनली इन्हें दोबारा से इलेक्ट कर लिया गया है। बात करते हैं माली की, तो ये जो है अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका की, ये वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आता है। ये जो पूरा इलाका आप देखते हो ये पूरा सहारा डेजर्ट होता है अफ्रीका का, और यहाँ पर ये जो स्टेट है इस कंट्री है इससे मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो इससे होकर के जाती है। यहाँ पे बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे जो अर्थ पे जो 3 लाइनें हम देखते हैं, 0 डिग्री जो कि इक्वेटर होता है, 0 डिग्री के नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा जो कि इंडिया से भी होकर के जाती है। वही साउथ में 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, और ये जाती है ऑस्ट्रेलिया से होकर के भी और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर आती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट या फिर महादेश है जहाँ से तीनों लाइनें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जाती है, तो वो हो जाएगा। इसके अलावा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी इसी से होकर के जाती है। तो ये जो महादेश है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महादेश को अंध महादेश भी बोला जाता है। अफ्रीका महादेश के अगर हम ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे रेड सी होता है, ईस्ट जोन की बात करें तो इंडियन ओशन, अरबियन सी है, नॉर्थ में बात करें तो मेडिटेरियन सी, और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन होता है, साउथ में होता है साउदर्न ओशन। तो ये जो महादेश है वो आपको यहाँ पे लोकेशन में दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो वो हैं अपने अर्जुन सिंह भुल्लर, जो कि अब भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। इन्होंने फिलीपींस मूल के अमेरिकी वेरा को 5 साल से चला रहा वर्चस्व को तोड़ दिया और उन्हें हरा करके अपना खिताब हासिल कर लिया है। इसके अलावा भुल्लर ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो कि नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये अटलांटिक और जो पैसिफिक ओशन है उनके दोनों तरफ, इसके एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, और ये जो पूरा कवरिंग होती है इसकी 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। इसके अलावा ये जो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट है उसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके बड़े सिटी की बात करें तो उसमें से टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर होती है, और कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। तो आपको इसे याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी जो कंट्रीज होती हैं उनकी कैपिटल को जरूर पूछ दिया जाता है, खासकर वो कंट्री जिनके साथ इंडिया का कुछ रिलेशन होता है। जैसे कि अभी हम अजीत कुमार भुल्लर की बात करें तो इन्होंने, ये इंडियन मूल के हैं और ये कनाडा से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे आपके आगे आने वाले जो एग्जाम होंगे वहां पर कनाडा को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये दुनिया का कौन सा नंबर का सबसे बड़ा कंट्री है, तो दूसरे नंबर का है, इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो ओटावा आप बता सकते हो। इस तरीके से ये कनाडा आप मैप में देख सकते हैं। तो ये हमारा कुल 8 प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर के आया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मुझे फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ पे जा करके, और कमेंट करिएगा। किसी भी तरह का डाउट होता है फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली जीके के लिए आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।